गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अदर रेलवे एग्जाम्स की, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास हमारी रहेगी, ये आज से एक नई हमारी सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है महाकुंभ सीरीज, जिसमें हम सभी करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम सभी बाकी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है हमारा यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि अ कंप्लीट पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज इन प्रेजेंट इन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह बताओ कि एक जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर होता है, वह कहाँ पर पाया जाता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही बनना चाहिए, बताइए बच्चों फटाफट से। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा। तो आंसर करना कि इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनना चाहिए वो है ह्यूमेल फीमेल, ह्यूमन फीमेल, है ना। तो जो मानव की जो मादाएं होती हैं, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन बनेगा या जिसको आप कह सकते हो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। अब हम सभी को यहाँ पर यह देखना है कि क्यों यह सही है, ये जो ऑप्शन है ये क्यों यहाँ पर सही है। तो चलो इसको भी एक एक करके हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण युग्म। तो आप देखो, जब आप ह्यूमन के बारे में बात करते हो, मनुष्यों के बारे में बात करते हो ना, तो जो मनुष्य है उसमें एक तो क्या है हमारा यहाँ पे मेल, दूसरा क्या है यहाँ पर फीमेल, ठीक है। तो एक क्या हो गया यहाँ पर मेल, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर फीमेल। तो मेल जो होता है उसमें होता है एक्स वाई और फीमेल होता है एक्स एक्स। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जा रहा है कि कंप्लीट पेयर, तो कंप्लीट पेयर कौन सा होगा कि एक जैसा ही गुणसूत्र होगा। एक जैसा गुणसूत्र किसके पास है, फीमेल के पास है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आंसर है वह क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर करना कि मानव मादा, ठीक है। सांपों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो सांप होते हैं, सांप में अगर आप बात करो तो वहां पे जेड वाई जैसे हमारे अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं ना, ऐसे वहां पर जेड वाई गुणसूत्र होते हैं। तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां पर मेल सांप के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे होगा जेड जेड, और जो फीमेल होगी वो होगी क्या, जेड और डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो वहां पे ये भी आपने सुना होगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, वो आसपास के वातावरण के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अपना जो सेक्स होता है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सांप या फिर जो सरीसृप होते हैं उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आता है स्टारफिश। अब स्टारफिश की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी स्टारफिश होती है उसके अंदर सेक्स गुणसूत्र होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डन बच्चों। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर काफी बच्चों का प्रश्न था कि मैम अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम सभी कहते हैं यहाँ पर लैंगिक लैंगिक धारण करना, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जो लैंगिक निर्धारण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, वह किसके द्वारा होता है। तब आपको आंसर करना है कि वह फादर के द्वारा होगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर मेल के द्वारा या नर के द्वारा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन हार्ट। अगर आप एलए के बारे में बात करते हैं तो यह है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। और आप सभी को यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर वॉल्व पाए जा रहे हैं, कहाँ पर यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनना चाहिए। काफी अच्छा प्रश्न है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जितनी भी नंबरिंग की गई है ना, सब जगह वॉल्व है, सब जगह यहाँ पर वॉल्व है। अब चलो इसे एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पर पता है कि जब आप ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वह कैसा होता है, मिडिल ऑफ द चेस्ट,
यानी मध्य, हृदय मध्य में होता है, और टिल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि थोड़ा सा वह बाईं ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, ऊपर के जो दो कक्ष होते हैं उनको सभी हम ऑरिकल्स यानी कि आलिंद कहते हैं, जबकि नीचे के जो कक्ष होते हैं उनको हम सभी वेंट्रिकल यानी निलय के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या है हमारा यहाँ पर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दाईं ओर का आलिंद, दाईं ओर का नीलय, दाईं ओर का आलिंद, दाईं ओर का नीलय। ठीक है, अब राइट साइड की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो राइट साइड में आपको यहाँ पर एक वॉल्व दिखाई देता है, यहाँ पर भी आपको एक वॉल्व दिखाई देता है। इस वॉल्व की अगर हम बात करें तो इस वॉल्व का काम क्या होता है बच्चों, इस वॉल्व का काम होता है कि जो भी ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा वो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, हमेशा उसको कैसा होना चाहिए, रक्त को यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है वह ये कि जब यहाँ पर जो भी हमारा डीऑक्सी राइबो मतलब डीऑक्सी जो भी हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो हमारे राइट ऑरिकल से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। तो किसके माध्यम से यहाँ पर आता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि इसे हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आंसर करना कि अगर हम बात करते हैं तो इसे हम सभी कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चों, तो आंसर करना है, इसे हम सभी कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और हिंदी में इसको हम सभी त्रिबलनी कपाट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जबकि लेफ्ट साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व के नाम से भी हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से आप सभी को यह भी पता होगा कि यहां से एक ब्लड वेसल बाहर निकलती है और यहां से भी एक ब्लड वेसल बाहर निकलती है। यहां से जो ब्लड वेसल बाहर निकलती है उसको हम सभी कहते हैं ओर्टा यानी महाधमनी के नाम से जानते हैं। और ये जो महाधमनी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे रक्त पूरे मतलब बॉडी में यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ पर भी आपको एक वॉल्व दिखाई देता है और इस वॉल्व को, और यहाँ पर भी एक वॉल्व दिखाई देता है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है और इसे हम सभी कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहां पर जा रही होती है, लंग्स के पास जा रही होती है। कहां पर, लंग्स के पास यानी फेफड़े के पास जाती है, खून को ऑक्सीजन को खून में मिलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वॉल्व दिखाई देती है, यहाँ पर भी एक वॉल्व दिखाई देती है जिसको कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहा जाता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में इसे हम सभी क्या कहते हैं, अर्धचंद्र कपाटिकर के नाम से भी हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको कई बार इधर वाले को पल्मोनरी वॉल्व कह देते हो और उधर वाले को आप सभी क्या कह देते हो, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व कह सकते हो या फिर एरोटिक वॉल्व के नाम से यहाँ पर आप इसे जान सकते हो। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर जितने भी वॉल्व दिखाई दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक वॉल्व हमें यहाँ पर दिखाई देगा, एक वॉल्व हमें यहाँ पर दिखाई देगा और बाकी यहाँ पर और यहाँ पर हमें बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो हमारा आंसर यहाँ पर बनना चाहिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों सारे के सारे सभी यहाँ पर क्रमिक स्थानों पर लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जहां पर इनको लगना चाहिए वहीं पर ही यह लगे हुए हैं और इसीलिए जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल हमारा सही है। अब मैं आपको एक बार इस इमेज के हिसाब से भी समझा देती हूँ। देखो बेटा, ये हमारा हृदय है, इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था ये 4 कक्षों में यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा घुमा के पूछ दिया है कि इधर है राइट साइड, तो राइट साइड की तरफ क्या होता है हमारा, तो आंसर करना कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इधर क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और यहाँ पर और यहाँ पे क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है वो सबका सब सही है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि स्कैम करने के लिए आए हैं, इनको यहाँ से पहले भगा देते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है जो बार बार कमेंट कर रहा है कि मैम आपको पढ़ाना नहीं आता है। तो एक काम करते हैं
कि उसको हम सभी यहाँ से हटा ही देते हैं। रुक जाओ बच्चों, चलिए ठीक है बेटा, अगर पढ़ाना नहीं आता है हमको तो फिर आप पढ़ने क्यों आते हैं इतनी सुबह सुबह, है ना, इतनी सुबह सुबह पढ़ने क्यों आते हो फिर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी बात करते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग के पास क्या होता है बेटा, लंग्स होते हैं। फ्रॉग के पास क्या होता है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वो फेफड़े कैसे होते हैं, जैसे ह्यूमंस के पास, मनुष्य के पास यह फेफड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी फ्रॉग होता है वो अपने फेफड़े से सांस लेता है, लेकिन और वो कहाँ से सांस ले सकता है और कहाँ कहाँ से वह सांस ले सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि जो फ्रॉग होता है वह वैसे तो अपने फेफड़े से सांस लेता है, लेकिन जब वह टेडपोल की अवस्था में होता है, तो अगर वो मेंशन करता क्या, टेडपोल की अवस्था। टेडपोल क्या है कि जो भी हमारा मेढक होगा उसकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वा वाली स्टेज यह होती है, तो उस टाइम पर वह किससे सांस लेता है बच्चों, गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेता है। और जब कोई भी फ्रॉग होगा, जब वो मैच्योर हो जाता है यानी कि एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उस टाइम पे वह किससे सांस लेता है, लंग से, यानी कि फेफड़े से वह सांस लेता है। पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर फेफड़े होंगे, फेफड़े के साथ और कहां कहां से सांस ले सकता है, तो आपको क्या आंसर करना है कि इसके पास होती है मॉइस्ट स्किन, यानी नमी युक्त त्वचा होती है ना, आर्द्र त्वचा होती है, और उसी से ही यह सांस लेता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। डन बच्चों, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कि अगर हम फिश के बारे में बात करते हैं, मछली के बारे में बात करते हैं, तो मछली कहाँ से सांस लेती है। फ्रॉग की अगर हम बात कर रहे हैं, या खास तौर से अगर हम एम्फीबियंस यानी उभयचर की बात करते हैं, तो यह कहाँ से सांस लेते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, यानी सरीसृप के बारे में, तो ये कहाँ से सांस लेते हैं। इसी तरह से अगर हम एव्स यानी पक्षी, या फिर जिनको आप सभी बर्ड्स कहते हो, ये कहाँ से सांस लेते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी, ये कहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलो एक एक करके मुझे सभी बच्चे बताओ। पहले नंबर पर जो भी मछली होती है वह गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेती है। उभयचर जो होते हैं वह गिल्स यानी गलफड़े अपने लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, और अपनी मॉइस्ट स्किन, अभी जस्ट बताया था, अपनी नमी युक्त त्वचा, यहां से यह सांस लेते हैं। फिर आता है यहाँ पे जो सरीसृप होते हैं वह कहां से सांस लेते हैं, तो आंसर करना है कि मोस्टली यह अपने लंग से ही सांस लेते हैं। तो अधिकांशतः जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहां से सांस लेंगे, फेफड़े से ही सांस लेते हैं, ठीक है। फिर आता है जो पक्षी होते हैं, ये कहां से लेंगे, आंसर करना ये भी लंग से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। मैमल्स कहां से लेंगे, ये भी लंग से यानी फेफड़ों से यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एडल्ट ह्यूमन हैज ओनली डैश रोडेंट इन हिज माउथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह बताओ कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें, उनके मुंह में कितने रोडेंट होते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। सबसे पहले तो जो भी हमारे रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स होते क्या है, तो जैसे आपने चूहा देखा है, मूसक देखा है, छुछुंदर देखा है ना, तो इनमें जो सामने के दांत होते हैं वो क्या करते हैं, काटते रहते हैं, कुदरते रहते हैं, कुदरते रहते हैं, तो उनको हम सभी कहते हैं रोडेंट। ऐसे ही जब हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में कटिंग करने का काम, चॉपिंग करने का काम कौन करेगा, तो इंसिसर करेगा। कौन करेगा बेटा, तो आंसर करना है यहाँ पे इंसिसर्स करेगा। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वह किसके बारे में हो रही है,
कृंतक दांतों के बारे में हो रही है। तो जब आप किसी भी एडल्ट को देखते हो तो कोई भी एडल्ट है उसके अंदर कितने कृंतक दांत होते हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा हुआ है। और आप जल्दी से इसका आंसर करो। सभी बच्चे बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर बता रहे हैं और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है 8। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8। तो जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वह बिल्कुल हमारा सही बन जाएगा। अब चलो इसको यहाँ पर देखते हैं कि कैसे, है ना। अब चलो इसे देखते हैं यहाँ पर कैसे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो भी हमारे दांत होते हैं वो 2 सेट में आते हैं। कितने सेट में आते हैं बेटा? आंसर करना है कि 2 सेट में यहाँ पर आते हैं, है ना। पहले नंबर पर जो दांत आते हैं वह कौन से होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, दूध वाले दांत आए थे ना। तो जब कोई भी बच्चा लगभग 7-8 महीने का होता है वैसे ही उसके बाद आप देखोगे कि उसके पास दूध के दांत आते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। क्या होती है बेटा? 20 होती है। जबकि अगर आप यहाँ पर बात करते हो किसी एडल्ट के बारे में तो उसके अंदर हम देखते हैं कि परमानेंट टीथ पाया जाता है, स्थायी दांत पाया जाता है और उसकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आएगी कि जो भी मिल्क टीथ होता है उसका डेंटल फॉर्मूला बताओ। तो आंसर करना है 2102 इंटू 2 ये होता है मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम एडल्ट के बारे में बात करेंगे 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 ये क्या होता है बेटा? तो आंसर करना है कि ये होता है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं? चलो सिंपल तरीके से समझो। ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है बच्चों ये होता है ऊपर के जबड़े का दांत। नीचे जो लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं निचले जबड़े का दांत। ठीक है, और इंटू 2 का मतलब क्या हो गया कि जैसे दांतों का सेट एक तरफ है ना ऐसे ही दूसरी तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटू 2 यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक, अब मुझे जल्दी से बताओ कि अगर हम इंसान के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो जो भी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 4 तरह के दांत होते हैं। कितने तरह के दांत होते हैं बच्चों? 4 तरह के दांत होते हैं। पहले नंबर पर होता है इंसिसर्स, दूसरे नंबर पर होता है यहाँ पर कैनायन, फिर आता है यहाँ पे प्री मोलर्स और फिर यहाँ पर आता है मोलर्स। ठीक है, मोलर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हिंदी में इसे हम कहते हैं कृंतक, फिर ये हो जाता है रदनक, ये हो जाएगा अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा हमारा चवर्णक। इस तरह से हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं। अब इसे एक एक करके हम सभी देखते हैं। सबसे पहले कृंतक। कृंतक जो होता है वो सामने वाले दांत होते हैं। देखो ई करो, ठीक है, ये सामने वाला दांत हो रहा है ना। तो ये वाले जो दांत होते हैं इससे आप क्या करते हो? कटिंग करते हो, चॉपिंग करते हो। जैसे गाजर खा रहे हैं, कट कर 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 करके खा गए, है ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर आता है कैनायन। कैनायन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे जो एक शार्प वाले दांत होते हैं ऐसे ऐसे नुकीले से, जिससे हम किसी भी चीज को फाड़ सकते हैं, टीयरिंग कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे? कैनायन। तो जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, उसमें आप देखोगे कि ये वाला जो दांत होता है ये कैसा होता है? काफी ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट होता है प्री मोलर और मोलर। ये क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्राइंडिंग, चबाने का काम यहाँ पर यह अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो होगा ये क्या है? इंसिसर, ये क्या है यहाँ पे? कैनायन, ये होता है प्री मोलर और ये क्या होता है बेटा? मोलर। अब एक चीज और देख रहे हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्री मोलर होता ही नहीं है, छोटे बच्चों में अग्र चवर्णक होता ही नहीं है। अब यहाँ पर भी ऐसे देख लो, ये क्या है? इंसिसर, ये क्या है? कैनायन, ये क्या है? प्री मोलर और ये क्या है बेटा? यहाँ पर मोलर। ठीक, अब जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वहां पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एडल्ट होते हैं उनमें कितने कृंतक होते हैं? कितने कृंतक होते हैं? तो कृंतक के लिए ये है तो लिखते हैं 2/2। देखो यहाँ पे लिखा है ना 2, यहाँ पे लिखा है 2 और इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको क्या करना है यहाँ पर कि कह रहा है कि 4 दांत ऊपर हैं और 4 दांत नीचे हैं। तो 4 दांत ऊपर हैं, 4 दांत नीचे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल यहाँ पर 8 दांत हैं।
क्या है बेटा यहाँ पे टोटल 8 दांत हैं। और इसी तरह से आप बाकी सभी दांत निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसीलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि जो एडल्ट होता है उसके अंदर कितने कृंतक होते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको क्या बताया, 8 दांत यहाँ पर होते हैं। कितने होंगे बच्चों, 8 दांत यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वो है कि नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर कौन सा रंग यहाँ पर निर्मित होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनेगा, बताओ बेटा जल्दी से इसका आंसर करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे कि यह बताइए कि जब हम यहाँ पर ब्लू और रेड लाइट को मिक्स करते हैं इक्वल इक्वल, तो हमें यहाँ पर कौन सा रंग दिखाई देता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनेगा। और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है मैजेंटा कलर। सभी बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं और आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैजेंटा कलर यहाँ पर बनेगा, मैजेंटा कलर यहाँ पर बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब कैसे बनेगा, चलो इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को यह पता है किसके बारे में, प्राइमरी कलर के बारे में, प्राइमरी कलर के बारे में, यानी प्राथमिक रंगों के बारे में। बेटा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं ना। चलो फटाफट से बताओ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर प्राथमिक रंग होते हैं, तो बताना है यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन। कौन से होंगे बेटा, लाल, नीला, हरा, ये 3 यहाँ पर प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स। इसके बाद क्या आएंगे यहाँ पर, तो आंसर करना है सेकेंडरी, जिनको हम सभी कहते हैं द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग। ठीक है, ये कौन कौन से होंगे, जो लाल, नीला, हरा इन सभी से मिला मिला करके बनते हैं। तो मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, पहला होता है येलो यानी कि पीला, दूसरा होता है यहाँ पर साइन या जिसको आप साइनो या साइन के नाम से जानते हैं, और फिर क्या होता है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है मैजेंटा, क्या हो जाएगा मैजेंटा। ठीक है, अब यहाँ पर आने वाले टाइम पे आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किस रंगों के कॉम्बिनेशन से क्या यहाँ पर बनता है। तो पीला कैसे बनेगा कि अगर आप रेड और ग्रीन कलर को इक्वल इक्वल मिला दो, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाता है यहाँ पे पीला। अगर आप ब्लू और ग्रीन कलर को इक्वल इक्वल मिला दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप मैजेंटा के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा रेड और ब्लू, यही तो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, नीला, हरा। फिर हमने देखा कि सेकेंडरी कलर कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आंसर आपको करना है पीला, साइन और मैजेंटा। पीला रेड और ग्रीन से मिलके बनेगा, साइन ब्लू और ग्रीन से मिलके बनेगा, और मैजेंटा रेड और ब्लू से मिलकर के बनेगा। ठीक है, मैम आज मार्केट जाएंगे कलर्स लेने, चलो ठीक है। मैम मोर का कलर, हाँ बहुत अच्छे, मोर का कलर कैसा होता है, साइन टाइप, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो तो यही क्वेश्चन था हमारा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन की पहचान करिए, सही कथन की यहाँ पर पहचान करिए। यहाँ पे कह रहा है सही कथन की पहचान करिए। एक्स सूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, गलत लिखा है। नेक्स्ट, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22, भाई 22 क्यों कर रहा है, तो गलत है। 22 और 23 ये भी गलत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जब हम एक्स गुणसूत्र को देखेंगे तो उसके अंदर भी हमको 23 गुणसूत्र दिखेंगे और वाई के अंदर भी हमको 23 गुणसूत्र दिखेंगे। ठीक है, और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो देखो टोटल अगर आप देखो तो हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, पर अगर आप एक्स क्रोमोसोम को देखो, वाई क्रोमोसोम को देखो तो उसके अंदर 23 गुणसूत्र हमें दिखाई देंगे, ओनली 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है,
बेटा एनटीपीसी की आप क्लास करना चाहते हो या फिर आप किसी भी रेलवे एग्जाम्स का एग्जाम देना चाहते हो, ये क्लास आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। ये पूरा आपके रेलवे एग्जाम्स को कवर करेगा, तो परेशान मत होइए। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनेगा? विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्प इन द बॉडी टू फाइट द जर्म्स। चलो ये तो ये तो छोटे बच्चे भी बता देंगे यहाँ पे, है ना, जो छोटे छोटे से बालक होते हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। इसका जो आंसर बनेगा वो है सेकेंड ऑप्शन। आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जिसको हम सभी कहते हैं WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो यही यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा। अब मुझे जल्दी से यहाँ पे बताओ कि हमारी बॉडी में RBC है, हमारी बॉडी में WBC भी है और हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वह क्या होता है? इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वह क्या होता है? चलो फटाफट से जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो है, इसको हम सभी कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहेंगे बच्चों इसको हम सभी? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आता है WBC, इसको हम सभी क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। लिखेंगे यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद जो प्लेटलेट्स होता है इसको हम सभी क्या कहते हैं? तो आंसर करना है थ्रोम्बोसाइट्स। लिखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब मुझे जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन सबकी अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? चलो जल्दी से इसका आंसर करो, बताओ इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? और आंसर आपको करना है कि जैसे अगर हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे कम मात्रा में WBC होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? RBC होता है। तो अगर एक WBC है तो वहां पर हमें 600 RBC और 40 प्लेटलेट्स दिखाई देती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इंसेक्ट हैज अ नेटवर्क ऑफ द एयर ट्यूब्यूल्स फॉर द गैस एक्सचेंज, दीज आर कॉल्ड। जब हम कीट के बारे में बात करते हैं, कॉकरोचेस के बारे में बात करते हैं, तो उनके अंदर किस तरह का एक जाल होता है जो श्वसन करने में यहाँ पर हेल्प करता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो। तो पहला है यहाँ पे हमारा धमनियां होती हैं उनमें, या फिर ट्रेकिया सिस्टम होता है, कैपिलरीज होते हैं, क्या उनके अंदर होता है? तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आप बात कर रहे हो तो इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे खास तौर से बात होती है किसके बारे में? कॉकरोचेस के बारे में, जिसको हम सभी तिलचट्टा के नाम से जानते हैं। और उनके अंदर क्या पाया जाएगा? ट्रेकियल प्रणाली, ट्रेकिया। उनके अंदर क्या पाया जाता है? ट्रेकिया, ट्रेकियल प्रणाली उनके अंदर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि सम फिश ब्रीथ बाय टेकिंग ए सिप ऑफ द वाटर, दिस फिश डैश ए सिप ऑफ द वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मछलियां पानी का घुट ले लेकर के सांस लेती हैं, और ये जो मछलियां यहाँ पर पानी का घुट ले रही हैं, तो यह क्या किस चीज का घुट ले रही हैं? कि प्रति मिनट हवा को सांस में लेने के लिए जीवों की तुलना में कम बार लेती हैं, या प्रक्षुब्ध नदी में रहने पर बहुत देर में यह सांस लेती हैं, या फिर प्रति मिनट हवा को सांस में लेने के लिए जीवों की तुलना में अधिक बार सांस लेती हैं, या फिर पानी की सतह के पास होने पर यह बार बार सांस लेती हैं। और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनना चाहिए वह क्या होगा? बताओ बच्चों, जल्दी से 11th का आंसर करेंगे। और 11th का जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या है? कि फ्रिक्वेंट यूज व्हेन नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, कि पानी की सतह के पास होने पर यह बार बार सांस लेती हैं। इसलिए आपने देखा है मछली को, मछली जो होती है वो जो पानी की सतह में आती है तो बार बार सांस लेती है ना, बार बार सांस लेती है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमन संपुट को कौन यहाँ पर ढके हुए रखता है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बोमन कैप्सूल से कवर्स द, जो बोमन कैप्सूल होता है वह किसको ढके रखता है? वह किसको ढक करके रखता है? बोमन कैप्सूल किसको यहाँ पर ढक करके रखता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनेगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है प्लेटलेट्स, ग्लोमेरुलस,
या फिर न्यूरॉन्स या फिर नेफ्रॉन्स? कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनना चाहिए बच्चों? और जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुला के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, और इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल हमारा सही होगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा नेफ्रॉन होता है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, कुछ इस तरह से हमें यह दिखाई देता है, इस तरह से। ठीक है, ओके बच्चों। अब जो भी हमारा नेफ्रॉन होगा यह हमारे उत्सर्जन तंत्र का, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका यह एक पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारा नेफ्रॉन होगा वह किडनी के अंदर पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी हमारी किडनी होती है वह रक्त को फिल्टर करती है, ब्लड को छानती है। क्यों छानती है? क्योंकि ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर ब्लड में जो सॉल्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं, तो उनको छानना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो काम कौन करता है? किडनी। और किडनी के अंदर कौन होता है? तो आंसर करना है वो है नेफ्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से रक्त किडनी में आ रहा है, यहाँ से छन के रक्त वापस जा रहा है, पर ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा, यानी बहुत सारे ब्लड वेसल्स का यह एक जाल होता है, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? ग्लोमेरुला के नाम से हम सभी इसे जानते हैं। ठीक है, फिर आता है ये वाला भाग, इसको हम सभी कहते हैं बोमन कैप्सूल। क्या कहते हैं बेटा इसको हम सभी? बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी बोमन कैप्सूल यहाँ पर होता है वह इस ग्लोमेरुला को इस तरह से पकड़ करके रखता है, और यहीं पर ही सबसे पहले फिल्टरेशन हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे फिल्टरेशन होगा वैसे ही सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा? यूरिन यहाँ पर बनता है, मूत्र यहाँ पर बनता है। अब जब मूत्र यहाँ पर बनता है ना तो बहुत सारा बन जाता है। अब जैसे मान लो कि आप पानी पी रहे हो 3 लीटर 4 लीटर, आप सभी यहाँ पर पानी पी रहे हो, ठीक है, और इतना ही मूत्र यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा पानी पीने का कोई मतलब है? नहीं, ऐसा पानी पीने का कोई मतलब नहीं है कि आपने जितना पानी पिया उतना ही निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है, जो भी जरूरी सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसका पुनः एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो सके, पुनः अवशोषण यहाँ पर हो सके। और उसके लिए क्या किया जाएगा यहाँ पर? तो सबसे पहले ये जो प्रॉक्सिमल जो डिस्टिल होता है यहाँ से यूरिन नीचे आएगा, इस वाले हिस्से को हम सभी कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं इसको हम सभी? लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो भी पानी है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वह बाहर की ओर निकल जाता है, फिर किडनी से बाहर निकलेगा और यूरेटर्स यानी मूत्र नलिकाओं से वो कहाँ पे पहुंचेगा? हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लडर, और फिर यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है। समझ आई बात? तो इसीलिए अगर हम एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं, उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उत्सर्जन की जो इकाई होती है वह क्या होती है? तो आंसर आपको करना है कि नेफ्रॉन होती है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाएगा? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या होगा जब पादपों को यानी पेड़ पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाएगा? सबसे पहले पादप उन 3 दिनों के लिए हाइबरनेट की अवस्था में चले जाएंगे। पादप प्रोटीन भंडारों का उपयोग करते हैं। पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं, या पादपों में तेल भंडार एकदम समाप्त हो जाता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनना चाहिए? अब चलो इसको सरल तरीके से समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो आपने किसी दिन फास्ट रखा है, किसी दिन आपने उपवास रखा है, या फिर चलो कुछ बच्चे नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं। अब मान लो कि आपने सुबह खाना नहीं खाया है, शाम को आपको बहुत तेज भूख लग रही है, फिर भी आपको खाना नहीं मिला, तो दूसरे दिन क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, है ना? हो सकता है सिर में दर्द, पेट में दर्द होने लगेगा, कुछ बीमारी जैसा फील हो सकता है। पर ऐसा थोड़ी है कि हम मर जाते हैं। ऐसा होता है क्या कि हम मर गए, भैया एक दिन खाना नहीं खाए तो हम मर गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हम कभी भी खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पर बन जाता है
तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और कहां पर स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम पर यही ग्लाइकोजन धीरे धीरे करके ग्लूकोज में चेंज होता है और हमें थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी देता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिला, अंधेरे कमरे में उनको रखा गया, तो क्या होगा, तो बच्चों ये होगा कि उनके पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो देखो अब नॉर्मली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर हो रही है तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है तो कहाँ, किस रूप में, स्टार्च के रूप में रूट में स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको अंधेरे कमरे में रखा गया है, तो क्या होगा, उस टाइम पे जो स्टार्च है उसको वो लोग उपयोग करेंगे अपने भोजन के रूप में। तो बस यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, कि पादपों में स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि ये भी तो सेम वैसे ही काम करेगा ना जैसे हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, थर्ड ऑप्शन। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉल एट द डैश लेवल। कह रहा है कि छोटे मांसाहारी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं, यह किस स्तर पर आते हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही बनना चाहिए। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पर पढ़ाया हुआ है कि अगर आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे का जो लेवल होता है वहां पर आते हैं प्लांट्स, यानी कि पादप, पेड़ पौधे आते हैं, और इसको हम सभी कहते हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स के नाम से हम सभी इसे जानते हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको कौन यहाँ पर खाएगा, तो आंसर करना कि उन्हें खाते हैं हर्बीवोर्स, यानी शाकाहारी प्राणी, इन्हें खाते हैं। और इनको हम सभी कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। शाकाहारी को कौन खाएगा, कार्निवोर्स यानी मांसाहारी प्राणी खाएंगे। तो मांसाहारी प्राणी क्या हो जाते हैं यहाँ पे, द्वितीयक उपभोक्ता यह हो जाते हैं। और इनको कौन खाएगा, मान लो ओमनिवोर्स या सर्वाहारी प्राणी इनको खा रहा है तो वो टॉप मोस्ट या कह सकते हो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रॉपिकल लेवल, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल क्या है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारे स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये वाले, ये किस ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे हैं, तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहे हैं। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। समझ आई बच्चों, बात समझ आई सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। कह रहा है कि एक जो वयस्क मानव होता है उसके मूत्र में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। एक जो वयस्क मानव होता है उसके मूत्र में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर एक वयस्क मानव होगा उसके अंदर आप देखोगे कि लगभग 1.5 लीटर तक मूत्र एक दिन में बन सकता है। और जल, यूरिया और अन्य अपशिष्ट की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं उस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वह बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो 95% होता है, यूरिया 2.5 होता है, और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी 2.5 के आसपास यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि जो भी मूत्र होता है उसका कलर येलो किस वजह से होता है। मूत्र जो होता है वह पीले रंग का होता है, क्यों होता है, आंसर करना है यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से मूत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है। जो भी यूरोक्रोम होता है, समाधान कुछ ऐसा नाम है लड़के का, बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो यूरोक्रोम की वजह से यहाँ पर पिगमेंट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये कि यूरोक्रोम कहाँ पर बनता है। आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि जो यूरोक्रोम होता है वो हमारे लीवर में बनता है। कहाँ पर बनेगा? लीवर में बनता है। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे अगर आपसे कभी पूछ ले कि मूत्र में जो बदबू आती है वह किस वजह से आती है, यहाँ पर तो आंसर करना अमोनिया की वजह से आती है। तो देखो मूत्र में क्या निकल रहा है? यूरिया। ठीक है। अब यूरिया जो होता है वो बड़ा सांद्रित होता है, बड़ा कंसंट्रेटेड होता है। अगर आप इसमें पानी नहीं डालोगे, या आपने देखा होगा कि जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं वहां पे बहुत बदबू आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि पानी नहीं डालते हैं। ठीक है। अगर आप इसको पानी डालोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, उतनी बदबू नहीं आएगी। लेकिन पानी अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा कि जो यूरिया है ना उसपे आसपास की जो बैक्टीरिया होती है वो लग जाती है, और वो क्या करती है यहाँ पे? वो करती है अपघटन, वो करती है डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से जो यूरिया होता है वह किस में बदल जाता है बच्चों? तो आंसर करना अमोनिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? अमोनिया में बदल जाता है। और यही अमोनिया क्या देता है? स्मेल देता है, यानी कि दुर्गंध यहाँ पर देता है। और इसी वजह से आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आप पब्लिक टॉयलेट जाते हैं तो वहां पे अगर आप अच्छे से सफाई नहीं रखते तो बदबू यहाँ पर आने लग जाती है। ठीक है। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि 1 साल पहले कोई यहाँ पर HIV पॉजिटिव था। मैम क्या आपके कोर्स में केवल ऑब्जेक्टिव साइंस का कोर्स है मैडम जी? नहीं बेटा, जो हमारी एप्लीकेशन में क्लास चलती है उसमें हम थ्योरी करवाते हैं और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करवाते हैं। ठीक है। चल अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ था? कैसे पता चलेगा? चलो जल्दी से इसका आंसर करो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो रक्त में क्या पाया जाएगा? यहाँ पर रक्त में पाया जाएगा एंटी HIV एंटीबॉडीज। और इसी से ही हमें क्या पता चलेगा यहाँ पर कि इस व्यक्ति को 1 साल पहले भी क्या था? एड्स था। तो देखो बच्चों, जब कभी भी यहाँ पे कोई भी रोग होगा, कोई भी रोगाणु होगा, तो उसके विरुद्ध हमारे शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं। और यही एंटीबॉडीज शरीर के लिए एक मेमोरी की तरह काम करती है कि आज से लगभग इतने दिन पहले एक वायरस आया था जिसने हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाया था, तो चलो इससे हम सभी अब लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। तो ये काम कौन करता है यहाँ पे? तो आंसर करना है ये एंटीबॉडीज। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम टीकाकरण करते हैं ना, तो टीकाकरण के दौरान भी हमारे शरीर के अंदर उस पर्टिकुलर वायरस के प्रति क्या बनता है? एंटीबॉडीज। और वही आगे जाके हमारे शरीर की रक्षा करता है। बाकी आप मुझे जल्दी से यह बताओ कि ऐसा कौन सा यहाँ पे टेस्ट है जो HIV को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर करना है एलाइजा टेस्ट। आंसर क्या करना है बेटा? एलाइजा टेस्ट। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? तो लिखेंगे यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। ठीक है। ओके बच्चों, ये एक तरह की वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड द एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर जीव है, ऐसा कौन सा यहाँ पर जीव है जो भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, और फिर पके हुए भोजन को यहाँ पर अवशोषित करता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा? तो देखो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है मशरूम। इसका जो सही यहाँ पर आंसर है वो है मशरूम। अब क्यों है, चलो देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी बात करेंगे सबसे पहले डाइजेशन के बारे में, यानी पाचन के बारे में। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो भी पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? शरीर के अंदर होता है ना। एंजाइम्स जो निकलते हैं वो शरीर के अंदर निकलते हैं और शरीर के अंदर पाचन हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्पेशली कवक के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे आप सभी यहाँ पर? कवक यानी फंजाई के बारे में। तो जो फंजाई होते हैं उनके अंदर क्या होता है? आंसर करना एक्सटर्नल, या आप इसको कह सकते हो कि बाहर की ओर, बाह्य, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, और हिंदी में आप इसे कह सकते हो कि बाह्य पाचन होता है। बाह्य पाचन का क्या मतलब होगा?
शरीर के बाहर। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक ब्रेड है, रोटी है, वो खराब होनी शुरू हो रही है, उसमें आप सभी क्या देखते हो कि इस तरह से एक कवक आके जम जाता है। ठीक है, कवक के पास क्या होता है, रूट की तरह इसके पास माइसीलिया होता है, और फिर ये क्या करेगा, बहुत सारे अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं उनको सिक्रीट करता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं यह ब्रेड के टुकड़े को गलाता है, और फिर जो भी यहाँ पे फ्री कार्बोहाइड्रेट वगैरह होगा, प्रोटीन वगैरह होगा, उसको यह अपने हाइफी के माध्यम से अंदर एब्जॉर्ब करता है। और इस वजह से आपने क्या देखा कि उसने एंजाइम पहले ही बाहर निकाल दिया था, पहले उसने खाना को आधा यहाँ पर पचा लिया था, और फिर उसको क्या किया गया, यहाँ पे अंदर की तरफ लिया गया। तो इसी वजह से इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, कवक। और कवक का जो यहाँ पर उदाहरण है वो क्या है बेटा, मशरूम। क्या है यहाँ पर, मशरूम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम सभी बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रोथ के लिए एक आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। हमें किससे यहाँ पर प्रोटीन मिलेगा, क्या खाएं भाई हम, जिससे हम सभी को यहाँ पर प्रोटीन मिलेगा। तो पहला यहाँ पे दाल, फिर है सेब, फिर है पत्तेदार सब्जियां, और फिर है खाद्यान्न। कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही बनेगा, और आंसर जो यहाँ पर बनेगा वो हो जाएगा दाल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दाल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वह बिल्कुल हमारा सही बन जाएगा। अच्छा, काफी जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। बेटा कमेंट के ऊपर आप देखो, हमने टैग किया हुआ है, पिन किया हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे लिखिए केजीएस रेलवे एग्जाम्स, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, वहां पे फ्री में आपको सारा सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से यहाँ पर समझ आया होगा। अब कल की क्लास में हम लोग इसके आगे और भी शानदार क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और जो बच्चे कुछ कोर्स से रिलेटेड, ग्रुप डी, एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर पूछ रहे हैं, आप सभी बच्चे मुझे ऑफलाइन कमेंट कर दो, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी और आपका समाधान निकाल देगी। तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ऑफलाइन सभी बच्चे कमेंट करिएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और कल फिर से मिलते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।